उसकी जिद है कि कश्ती डुबो के मानेगा। उसकी जिद है कि कश्ती डुबो के मानेगा। अपनी भी जिद है कि दरिया पार करना है। जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, मुझे लगता है कि जितना लोग बेरोजगार मोदी जी के आने के बाद हुए हैं, इतना तो कभी नहीं हुए होंगे। मलाल कभी पॉलिटिशियंस को नहीं होता है, और जिस पॉलिटिशियंस को मलाल हो तो उसको पॉलिटिशियन ना मानिएगा। गोल कटवा तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सभी को कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी खुद जिम्मेदार है 2022 का चुनाव हारने के। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की नजर गड़ी भी है, वो मुसलमानों को लूटना चाहते हैं, और मुसलमानों का वोट लेके नीतीश जी चले गए बीजेपी में, और हमको बीजेपी का एजेंट कहा। जब तक के कांग्रेस में इमरान मसूद और अजय राय मौजूद हैं, तब तक के आप फातिहा पढ़ लीजिए गठबंधन की। कोई भी आपको हिस्सेदारी नहीं देना चाहता है। सब चाहते हैं कि मुसलमान आपके सामने यूं खड़ा रहे, यूं जी हुजूर, जी हुजूर। अखिलेश जी कभी नहीं चाहेंगे मुसलमानों की क़यादत बने। अगर ट्रम्प का फोटो लग सकता है, ट्रम्प की तारीफ देश में हो सकती है, तो ईरान के राष्ट्रपति की और उनके नेताओं की भी हो सकती है। खामनेई साहब पॉलिटिकल लीडर नहीं है, खामनेई साहब धार्मिक रहनुमा है। डरते हैं लोग। सरकारी मुसलमान भी तो बहुत से हैं। आज से 14 साल पहले सन 680 में भी बहुत से सरकारी मुसलमान थे। करबला में बहुत बीजेपी वाले जो योगी जी की तरफ हैं, वो उनकी बुराई करते हैं दिल्ली वालों की, और जो दिल्ली वालों की तरफ है वो इनकी बुराई करते। राजभर ने धोखा दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, खासकर जहूराबाद के लोगों को। अगर अबकी से अखिलेश जी ने इन लोग को गठबंधन में शामिल करने की कोशिश की, तो जनता अखिलेश जी को भी वोट नहीं देगी। इमरान मसूद को चाहिए कि हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द अनकट पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त शबाब। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो शख्सियत आपको फ्रेम में नज़र आ रही हैं, टीवी चैनलों पर आपने इनको गोदी मीडिया की बखिया उधेड़ते बहुत सुना होगा। मुझे लगता है कि जितना अनिरुद्धाचार्य की रील्स मीम्स नहीं बनती, उससे ज़्यादा आसिम वकार की बनती हैं। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बेहद तेजस्वी नेता वकार साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमें अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया साहब। तो ये जो रील्स बनती है, इसका कुछ फ़ायदा मिल पाता है आसिम वकार को कि खाली मीडिया में ही ट्रेंड करते हैं? कई लोग ये सवाल पूछते हैं। मेरा फ़ायदे से मतलब इकोनॉमिकली फ़ायदे से है, डायरेक्ट बात कह रहा हूँ। कई लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि आपके तो बड़े यूट्यूब चैनल होंगे, आपका तो बड़ा वायरल होता है सब, तो क्या फ़ायदा होता है? तो मैंने कहा बस इतना फ़ायदा है कि भारत में मेरे वीडियो से और नाम से बहुत से लोग यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं। तो मैं अपने को भी ये मानता हूँ कि मैं भी लोगों को रोज़गार मुहैया करा रहा हूँ। आप मोदी जी हैं क्या? नहीं, मोदी जी तो लोगों का रोज़गार ले लेते हैं। जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, मुझे लगता है कि जितना लोग बेरोजगार मोदी जी के आने के बाद हुए हैं, इतना तो कभी नहीं हुए होंगे। हम लोग चर्चा को बहुत तेज़ी से शुरू कर गए। मैं चाह रहा था कि पहले आसिम भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे आसिम वकार का राजनीतिक करियर शुरू हुआ, कैसे 20 साल समाजवादी पार्टी में रहने के बाद अचानक से मन मोह भंग हो गया, बिल्कुल कैसे करियर शुरू हुआ? मन या मोह भंग की बात नहीं होती है, बात होती है हम सब एक मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। सबका एक गोल तय होता है, सब चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। मैं समाजवादी पार्टी में था, तो समाजवादी पार्टी में बहुत से MLA MP थे जो विधायक बनना चाह रहे थे, MP बनना चाह रहे थे, मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, और ख़ुद माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो उनकी अलग इच्छाएं थी, मेरी भी इच्छाएं थी। मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाह रहा था, मुख्यमंत्री भी बनना नहीं चाह रहा था, लेकिन बाकी और जो नेता हैं उनकी तरह मैं भी चाहता था आगे बढ़ूं और सच्चाई से आगे बढ़ूं। मैंने कभी किसी के साथ दगा नहीं किया, छल नहीं किया, मैंने झूठ की राजनीति नहीं की, मैंने मुद्दों की राजनीति की, धर्म की राजनीति नहीं की, कभी नहीं की। मैंने ऑप्रेस्ड लोगों की बात की, दबे कुचले लोगों की बात की, गरीब लोगों की बात की, लेकिन मैंने कभी गरीबों के फ़ायदा उठाकर राजनीति करने की बात नहीं की। शायद यही मेरी कमी थी।
कब जुड़े थे समाजवादी पार्टी में, कैसे राजनेता बनने का शौक? मैं बताऊं आपसे, शुरुआत में माननीय नेताजी नहीं है, एक आपको खूबी बताऊं उनकी, क्योंकि मेरी शुरुआत उन्हीं से हुई थी और मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूं। मैं कहीं रहूं दुनिया में, किसी पार्टी में रहूं, लेकिन जो सच्चाई है उससे तो मुंह नहीं मोड़ सकता। एक दौर हुआ करता था कि हम लोग एक अलग तरह की सोच रखते थे, बड़े नौजवान थे, जज्बे थे, जज्बात हुआ करते थे। तो मुलायम सिंह यादव जी की एक मीटिंग लगी थी अकबरी गेट चौराहे पर। किस सन की बात बता रहे हैं आप? ये 1996 की। 96। हाँ। और अरुण शंकर शुक्ला जी के छोटे भाई कैलाश शंकर शुक्ला जी उस वक्त विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे पश्चिम से। अच्छा। और मध्य विधानसभा से वलीउल्लाह जावेद साहब समाजवादी पार्टी के विधायक के उम्मीदवार हुआ करते थे। तो मैं उस वक्त समाजवादी पार्टी में नहीं था। तो किसी बात पर कुछ लोगों से नाम नहीं लूंगा, तो मैंने कहा नहीं होने दूंगा मीटिंग। अच्छा। मैंने कहा नहीं होने दूंगा। कहने लगा मुलायम सिंह जी की मीटिंग है। हाँ। तो हमने कहा नहीं होने देंगे मीटिंग। हाँ। तो शाम की 7 बजे की मीटिंग थी। हाँ। नेताजी दलबल के साथ अपने आए। हाँ। और जैसे ही वो मंच पर चढ़े, हाँ। क्योंकि उस वक्त हम लोग नौजवान लोग थे, हाँ। तो बड़ी टीम बहुत लंबी हुआ करती थी। हाँ। सब लड़कों की, साथियों की, दोस्तों की। हाँ। नारे लगा दिए हम लोगों ने क्या? और काले झंडे लगा दिए। वापस जाओ, गो बैक, गो बैक। वही नारा जिससे राजनेता जिससे नफरत करते हैं। अच्छा। हाँ, वही नारे लगने लगे। तो नेताजी मंच पर चढ़े और चढ़ने के बाद यूं करके मुझको देखा। सबसे आगे मैं था, मेरे साथ कई लोग खड़े हुए थे। और देखा, और देख के गुस्से से उतरे, उतर के गाड़ी में बैठे। उसके बाद उनकी मीटिंग राजाजीपुरम में थी। तो हो नहीं पाई, मतलब नहीं हो पाई। वो बस मंच पे चढ़े, माइक पर आए, हम लोग की तरफ से नारे लगे और ज्यादा नारे लग गए। थोड़े बहुत नहीं, बहुत नारे लग गए। और काफ़ी हम लोग हुजूम में खड़े थे बहुत। तो वो उतर के गाड़ी में बैठे और चले गए। तो लोगों ने कहा आपसे नाराज़ हो गए, सरकार बनने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं हंसने लगा। तो आप यकीन मानिएगा कि तीसरे दिन मेरे पास राम शंकर यादव जी का फ़ोन आया। अच्छा। आसिम वकार साहब, आपसे बात करना है। मैंने कहा जी बिल्कुल हाजिर हूँ, बोलिए। कौन साहब बोल रहे हैं? तो कहने लगे मैं राम शंकर यादव बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से। तुम मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, मिलिए। क्या थे वो उस समय, रामशंकर यादव? नेताजी के बहुत करीबी आदमी थे। नहीं, मतलब वो किसी पद पे थे या नेताजी के मार्फत उन्होंने फ़ोन किया? नहीं, नेताजी के मार्फत फ़ोन किया था। और वो नगर अध्यक्ष भी थे। अच्छा, नगर अध्यक्ष। तो उन्होंने फ़ोन किया और उसके बाद में कहने लगा मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए मिलिए। तो कहने लगा मुझे नेता, जब मिले तो कहा नेताजी ने कहा है आपसे मुलाकात करने के लिए और आपकी समस्या पूछने के लिए, और मैं चाहता हूँ मुलायम सिंह जी के आदेश पर कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। अच्छा, पहले समस्या बताइए कि विरोध पार्टी ज्वाइन, फिर पार्टी ज्वाइन। तो बड़ी मज़ेदार बात हुई। तो मुझे तो मैंने उससे सीखा। ये तजुर्बेकार लोग होते हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। आजकल के तो नौजवान, अगर नेता जितने हैं उनको देखिए, तो वो तो आपसे दुश्मनी धरा लेंगे कि आपने उनका विरोध कर दिया। अब तो खाली। हाँ, नेताजी ने फिर मुझे बुलवा कर, अच्छा मैं उस वक्त बिल्कुल, मतलब हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं उस वक्त आइसक्रीम इंडस्ट्री जो उत्तर प्रदेश की थी, मैं इसका अध्यक्ष भी था। अच्छा। हाँ, था यंगस्टर। तो बाद में फिर मैंने एक मीटिंग रखी गई, मुझे ज्वाइन कराया गया। फिर मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेन बॉडी में बनाया गया। पहली बार में? पहली बार में। अरे वाह, लेटर रखा है मेरे पास, आज भी रखा है वो लेटर। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया मेन बॉडी में। फिर सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, उस वक्त हम लोग की जो राजनीति का, जो नौजवानों का जो सिलसिला हुआ करता था, वो ये नहीं होता था कि हमें कहीं किसी बहुत बड़े सरकारी ओहदे पे फायज होना है। बस एक जोश होता था कि बस नेतागिरी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो वही जज्बा मेरे में भी था। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ नहीं, ये गलत तरीका है, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना पड़ेगा। फिर मालूम पड़ा कि साहब हम मुसलमान हैं। फिर इस बात का एहसास हुआ कि हम मुसलमान हैं, तो बाकियों से दुगनी मेहनत करना पड़ेगी, भले ही समाजवादी में है।
फिर सिलसिला चलता रहा। सरकार बनी, गिरी, सरकार बनी, गिरी। उसके बाद में फिर सरकार 12 में फिर बन गई, फुल फ्लैश बनी, पूरी बहुमत के साथ बनी। फिर उसके बाद कुछ बदमज़गियाँ भी आईं। आपसे? बिल्कुल हुई। मुझसे वादा किया गया था कि मैं आपको सरकार में एडजस्ट करेंगे। हाँ, एडजस्ट करेंगे। नहीं किया गया तो उसके पीछे कुछ मैं वो यहाँ पे नहीं बता सकता, पूछिएगा भी नहीं। बिल्कुल। फिर 2017 में मैंने 2016 और 17 के बीच में मैंने बहुत कलेजे पे पत्थर रखे। कलेजे पे पत्थर नहीं, बहुत मजबूती के साथ खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, और अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। और मैं समझता हूँ कि जो फैसले सोच के लिए जाते हैं वो बेहतर होते हैं। तो अपने फैसले पे मलाल है क्या कि सोच के लेना चाहिए था? मैंने कहा ना, जो फैसले सोच के लिए जाते हैं वो बेहतर होते हैं। तो मलाल कभी पॉलिटिशियंस को नहीं होता है। और जिस पॉलिटिशियंस को मलाल हो तो उसको पॉलिटिशियन ना मानिएगा। मगर कहते हैं राजनीति थोड़ा इम्तिहान लेती है सब्र का। 20 साल मैं समझता हूँ 20 साल तो बहुत कम लोग सब्र करते हैं। मैंने 20 साल सब्र करके बता दिया कि मैं साबिर हूँ, बहुत पैशनेट हूँ। खैर छोड़िए वो बात, आगे बात कीजिए आज की राजनीति। नहीं, वो बात ज़रूरी है। अखिलेश जी ने फिर कभी मतलब छोड़ते समय उनसे बात हुई थी अखिलेश जी से? उनको बताया कि मैं क्यों छोड़ कर जा रहा हूँ? मिलते तो बताता। अब मिलते? अब मिलते हैं भाई, अब तो सब मिलते हैं। वो अल्लाह का करम है। कहते नहीं कि यहाँ से हम कहाँ चले गए, चलो आओ वापस आओ, ऐसा कभी नहीं बोले? वो तो इसी मिजाज से बोलते हैं। नहीं, ये कभी आप उनसे पूछिएगा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं। कि क्या अखिलेश जी कभी ऐसा कहते हैं? भाई मिलते तो जरूर होंगे कितने। मैंने क्या कहा शुरुआत में ही, आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आसिम वकार जैसा फायरब्रांड नेता यूपी में नहीं है। तो वो भी इस बात को जानते हुए हैं क्योंकि भाई आपने मुलायम सिंह के साथ काम किया, पार्टी में काम किया, संगठन में काम किया, तो वो रिकॉग्नाइज तो करते हैं मुसलमान, और मुसलमान में आसिम वकार वो चुनना तो जानते थे, वो चुन नहीं पाए, वो अलग बात है। आगे कोई क्वेश्चन? इस पे जवाब आप तो दे दीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। नहीं, आप ट्राई करते रहेंगे तो एक ही जवाब मिलेगा मुझसे। मैं पहली बार में जवाब दे देता हूँ। अगर पहली बार में आपको जवाब नहीं मिला तो आप रिपीट मत कीजिए उसको, आपको जवाब नहीं मिलेगा। वहां से चले आए, खजाने में कोई और क्वेश्चन है आपके? बहुत है, करिए। वहां से जहां चले आए, यहां पर चीजों को कैसे देखते हैं? जिस उम्मीद से आए थे वो हासिल है आसिम वकार को? सर, एक शेर है, मैं सोचता हूँ पढ़ दिया जाए, वो सबके लिए है कि उसकी जिद है कि कश्ती डुबो के मानेगा। उसकी जिद है कि कश्ती डुबो के मानेगा। अपनी भी जिद है कि दरिया पार करना है। वाह, क्या बात है। बस सब इसमें आ गया, आगे पीछे। तो ये कश्ती कब तक चलेगी? कैसे AIMIM का वजूद देखते हैं उत्तर प्रदेश में? क्या आपको लगता है कई चुनाव लड़ लिए गए, आपके आने के बाद भी चुनाव लड़ लिए गए, कहाँ आप चीज़ों को देख रहे थे और आपके आने के बाद पार्टी कहाँ पर आपको दिखती है? नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने दीजिए, और जिस दिन जनता की समझ में आएगा उस दिन उसका अजर भी मिलेगा, फ़ायदा भी मिलेगा, सीट भी निकलेगी, चुनाव भी जीतेंगे, सरकार में भी आएंगे। 2022 के चुनाव में आप लोगों ने 100 सीटों की कोशिशें की, 5 पर पर्चे खारिज हुए, 95 पे आप चुनाव लड़े। 95 में 94 पे आपकी ज़मानत जब्त हो गई। इकलौते गुड्डू जमाली थे जो मुझे लगता है कि अपने नाम की वजह से वो अपनी ज़मानत को बचा पाए। असदुद्दीन ओवैसी इतने बड़े नेता हैं, AIMIM मुसलमानों की इतनी बड़ी पार्टी है, तो उत्तर प्रदेश में कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है? लगातार 3 चुनाव लड़ लिया आप लोगों ने। तो मुझे जवाब क्या देना है कि जमानत जब्त हो गई, 94 सीट पे इस पे बोलना है, या हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस पे बोलना है? आपको दोनों पे बोलना है। दोनों। देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं नेशनल स्पोक पर्सन हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी नहीं हूँ। तो जमानत जब्त हो गई, ये सवाल तो
लेकिन आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल तो पूछा जाएगा। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सवाल तो आपसे पूछा जा सकता है। ये सवाल तो पूछा ही आपने। हाँ, तो जवाब तो दे तो रहा हूँ जवाब आपको। कितना बढ़िया जवाब मैंने दिया भाई। मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ, मैंने एक भी टिकट नहीं बांटा, किसी को नहीं दिया एक टिकट। तो जब मैंने किसी को टिकट नहीं दिया, कोई मेरा कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं था, तो सवाल नहीं। तो ये बात आप मानते हैं कि AIMIM को जो वोट कटवा कहा जाता है वो है? फिर अब वोट कटवा तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सभी को कहा जा रहा है। आपको ज्यादा कहा जा रहा है? नहीं, हमको नहीं कहा जा रहा है। आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। ठीक। जहां जहां मुसलमान मतलब MIM चुनाव लड़ लेती है, वहां वहां पर चुनाव में सूरत हाल क्या होता है, ये बात आप खुद कह रहे हैं। मुझे ये भी मालूम पड़ा था कि 22 में MIM उत्तर प्रदेश में चुनाव ना लड़े, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ बड़े दाढ़ी टोपी वाले को हैदराबाद तक भेजा था, ये समझाने के लिए कि अखिलेश जी चुनाव जीत रहे हैं और आप चुनाव ना लड़िए। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। अखिलेश जी ने किसी तरह से कोई ऐसी बात नहीं की थी। और समाजवादी पार्टी खुद जिम्मेदार है 2022 का चुनाव हारने के लिए। अब आपने कहा अगर समाजवादी पार्टी हमको बीजेपी का एजेंट कह रही है, तो वही समाजवादी पार्टी अजय राय को बीजेपी का एजेंट कह रहे थे। वही समाजवादी पार्टी कमलनाथ को अखिलेश जी बीजेपी का एजेंट कह रहे थे ना। उन्हीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने मायावती जी को बीजेपी का एजेंट कहा। इसी कांग्रेस ने जो आज 2024 में साथ साथ रहे, और वह उसी कांग्रेस के नेता अजय राय साहब और कमलनाथ साहब समाजवादी पार्टी को बीजेपी का एजेंट कह रहे थे। उन्हीं अजय राय साहब ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव इसलिए हार गई कि बीजेपी के लिए अखिलेश जी चुनाव में मैदान में थे। जिस इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं, उसी इंडिया गठबंधन के नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। कहते हैं ना, हरियाणा में आम आदमी पार्टी बीजेपी की एजेंट हो जाती है, कांग्रेस कहती है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस बीजेपी की एजेंट। तो पहले आप ये तय कर लीजिए कि हिंदुस्तान में बीजेपी का एजेंट कौन है, और जब आपको जवाब मिल जाए और सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर आइएगा सवाल पूछने, तो बाखुदा देंगे जवाब आपको। आप ऐसे लोगों को कौन जवाब दे? बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी चिल्ला रही है कांग्रेस बीजेपी की एजेंट, चिल्लाई। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी की एजेंट। आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब गोवा में पूरी की पूरी कांग्रेस बीजेपी की एजेंट। तो कौन बीजेपी का एजेंट है? अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और वाकई में आप जेब में रखें कि कौन है बीजेपी का असली एजेंट, मुझे दिखा दीजिए, मैं उस सर्टिफिकेट को देख लूंगा। अभी दिखाइए कैमरे के ऊपर, फिर हम सवाल का जवाब देंगे आपके। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि आम आदमी पार्टी देश में कहीं भी चुनाव लड़े कोई बहुत इशू नहीं बनता, AIMIM लड़ने लगती है फौरन इशू बनने लगते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, उसके बाद पूरे देश में अगर कोई वोट सबसे ज्यादा वोटर है तो वो मुसलमान है, 22%। और 22% वोटर पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। सब लूटना चाहते हैं उस वोट को, हक नहीं देना चाहते। हर आदमी चाहता है कि वो लूट ले उसको। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की नजर गड़ी हुई है, वो मुसलमानों को लूटना चाहते हैं। तेजस्वी साहब बिहार में मुसलमानों को किसी भी तरह से लूट के तिजोरी में बंद कर लें। बंगाल में करीब लगभग 40% के आसपास, 35% 40% के बीच में मुसलमान है। ममता बनर्जी साहब उस पर दावे ठोक रही हैं। तो जो स्टेट पार्टीज हैं, उनकी नज़र में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मुसलमान का बंटवारा नहीं चाहते। वो उनको लगता है कि अगर असद ओवैसी खड़े हो गए तो उनका तो वोट बैंक छिन जाएगा ना, और उनकी सरकारें इसी पर बन रही हैं। मगर नुकसान तो इसमें आपका भी हो रहा है। बिहार में आप लोगों ने 20 में चुनाव लड़ा था, 5 विधायक जीते, 5 में से 4 जो है राजद में जाके चले गए। ठीक, फिर मतलब ओवैसी साहब जा रहे हैं, मतलब समय दे रहे हैं संगठन। अब सुनिए। नीतीश कुमार साहब
लालू जी के साथ थे। ठीक, नीतीश कुमार जी को लालू जी ने खूब मुसलमान वोट दिलवाया, भर भर के दिलवाया, और मुसलमानों का वोट लेके नीतीश जी चले गए बीजेपी में, और हमको बीजेपी का एजेंट कहा, इनको ना देना, इनको बिल्कुल ना देना, ये बीजेपी के एजेंट है, ये बीजेपी वाले हैं, यही तो कहा। हम 5 विधायक जीत गए। तो लालू जी ने जो जिनको मुसलमानों का वोट दिलवाया था वो सब बीजेपी में चले गए, यानी लालू जी फेल हो गए, यानी उनकी राजनीति फेल हो गई लालू जी की। और लालू जी और तेजस्वी जी हमको बीजेपी का एजेंट कह रहे थे। हमारे सारे विधायक किसके काम आए? राजद के। तो हम खरे उतरे ना, यानी सच्ची राजनीति हमारी है और नकली राजनीति आरजेडी की है। सवाल उनसे पूछिए ना जाकर कि कौन है बीजेपी का एजेंट, किसके साथ गया, बताइए। 17 साल बीजेपी में रहने के बाद ए टीम बीजेपी, बी टीम नीतीश कुमार, सी टीम तेजस्वी यादव, साबित हो गया, प्रूफ हो गया। वहां समाजवादी पार्टी के विधायक टूटते हैं बीजेपी में, कांग्रेस के विधायक टूटते हैं बीजेपी में, आरजेडी के विधायक टूटते हैं बीजेपी में, टीएमसी के विधायक टूटते हैं बीजेपी में, आम आदमी के विधायक टूटते हैं बीजेपी में। कभी आपने सुना कि असद ओवैसी साहब का कोई विधायक बीजेपी में गया? तो हम बीजेपी की टीम कहां है? यही लोग हैं सब, ये ठेकेदार है बीजेपी के, सरकार बनवाने का ठेका लेते हैं बीजेपी से। अच्छा, ये जो यूपी में ये जो गठबंधन है इंडिया ब्लॉक वाला, आपको लगता है ये भी मुसलमानों का वोट ना बिखरे इसीलिए सिर्फ ये टिका हुआ है? ये टिके बिकेगा नहीं। ये एक सोच है आपकी। 27 तक चल पाएगा ये? जब तक के कांग्रेस में इमरान मसूद और अजय राय मौजूद हैं तब तक के आप फातिहा पढ़ लीजिए गठबंधन की। लेकिन इमरान मसूद तो शांत हो गए हैं अभी। मुझे लग रहा है जब से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को लेकर के एक्स पर लिखा और गठबंधन और दुनिया बातें लिख दी उस पर, उसके बाद शांत हो गए, ठंडे पड़ गए हैं वो भी। अब बयान नहीं आ रहा है उनका कि अब्दुल दरी बिछाएगा वहां। नहीं, आपको लग रहा है जब जरूरत होगी फिर आएगा। उनको भी ऊपर से कहा जाता है कुछ ऐसा, आपको लगता है? कुछ तो सर, राष्ट्रीय नेता की बिना मर्जी के प्रदेश का नेता बोल सकता है? बताइए, आपने बड़े दिन नौकरियां की हैं, बहुत बड़े चैनल में आप थे, एडिटर इन चीफ साहब की मर्जी के बिना आप कुछ बोल सकते थे? नहीं, वो तो बोल सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। जवाब दे दिया आप ही ने मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी एक बड़ी कांग्रेस में भी चर्चा है कि मुसलमानों को थोड़ा सा अपनी तरफ पोलराइज करने के लिए कभी नहीं होगा प्रदेश अध्यक्ष, कभी नहीं होगा, नहीं बनाएंगे। नहीं सर, भाई आप क्यों, हम आपके पास जाएंगे? मुसलमान क्यों जाएगा आपके पास? क्यों जाएगा आपके पास? लीडरशिप आप दे नहीं रहे। मुसलमानों की लीडरशिप कहीं नहीं है। मुझे बताइए कहां है? तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव होने जा रहा है, वोट सब जगह चाहिए, हम कटवाएं, वोट कटवा हम हैं, बीजेपी के एजेंट हम हैं, सब कुछ हम हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि साहब आप मुख्यमंत्री ना बनिएगा, मुसलमान को बना दिए, फिर बैठ के बात कीजिए, हम भी सपोर्ट करेंगे आपको, तब सब भाग खड़े होते हैं। सर, कोई भी आपको हिस्सेदारी नहीं देना चाहता है। सब चाहते हैं कि मुसलमान आपके सामने यूं खड़ा रहे, यूं, जी हुजूर, जी हुजूर। तो ऐसे नहीं चलता। इसीलिए क़यादत नहीं बन पाई आज तक। भाई क़यादत कैसे? क़यादत तो बनाएगी अवाम। कौन बनाएगा? अवाम बनाएगी ना क़यादत। अखिलेश जी कभी नहीं चाहेंगे मुसलमानों की क़यादत बने, तेजस्वी कभी नहीं चाहेंगे मुसलमानों की क़यादत बने, ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेंगी। भाई अभी आपने सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। बिहार में संजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो सारे सवाल एमआईएम से क्यों होते हैं? एमआईएम ने तो लेटर लिखा कि आप हमसे बात कीजिए, हमको अपने गठबंधन में लीजिए। साफ इनकार आरजेडी ने कर दिया कि हम एमआईएम से गठबंधन नहीं करेंगे। डर है उनके दिल में? डर नहीं है, डर नहीं है। वो हमको कामयाब देखना ही नहीं चाहते मुसलमानों को।
और इसके लिए जिम्मेदार अब उनको डिसाइड करने दीजिए वो क्या चाहते हैं। कुछ करंट मुद्दे हैं, मुगल से एक बार फिर से जिनसे निकल आए हैं बोतल से, एनसीईआरटी की किताब का मामला चल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो सवाल उठाया 2023 नवंबर में इसी देश में G20 हुआ था। 52 पेज की एक बुकलेट भारत सरकार ने छापी बांटने के लिए, 52 पेज की। उस बुकलेट का नाम है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसके 38वें नंबर पन्ने पर यही भारत सरकार कह रही है कि मुगलों का शासन बहुत अच्छा और अकबर के शासन को महान शासन बताया गया। तो सरकार एक तरफ ये कह रही है, उसी सरकार का दूसरा विभाग कह रहा है अकबर क्रूर, क्योंकि उसने 30,000 लोगों को मरवा दिया। अगर आप इस तरह से देखेंगे कि उसने मरवा दिया, मैं ना हाँ करता हूं ना करता हूं, मैं सवाल पूछता हूं कि भी अशोक ने तो 1,00,000 लोगों को मारा था, मीनार खड़ा कर दिया था लाशों का, तो वो क्रूर क्यों नहीं है? जवाब दीजिए। अकबर क्रूर, बिल्कुल ठीक। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके जो राइटर हैं, जो लोग डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम आपकी बात माने ले रहे हैं। अब आप इतिहास लिखिएगा, आप लिखिएगा अकबर बहुत क्रूर था, तो अकबर के लिए काम करने वाले उसके कारिंदे, अकबर के नौकर, अकबर के सेनापति, उनके बारे में क्या लिखा जाएगा? गद्दार लिखेंगे उनको। बिल्कुल भाई, क्रूर के साथ काम करने वाले। नाम नहीं पूछा आपने, किनको कह रहा हूं मैं? नाम तो पूछिए। हाँ, कौन जी? हजरत मोहतरम मान सिंह जी, कछवाहा राजपूत, हजरत मोहतरम जय सिंह जी किबला, दिया कुमारी जी के सब रिश्तेदार हैं जी, सब रिश्तेदार हैं। अकबर हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना थे भाई, मेरे रिश्तेदार कहां थे? अकबर तो मान सिंह जी के जीजा थे। आप हमारी नस्लें देख डालिए, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं उनके क्या। हमारे घर में किसी की शादी नहीं हुई मुगलों में। मान सिंह जी उनके सगे रिश्तेदार थे, जहांगीर के मामा थे, सगे मामा, मोहल्ले के नाते से नहीं। तो जहांगीर साहब के जो मामा जी हैं, फिर उनके बारे में क्या लिखा जाएगा? वो भी क्रूर हुए। युद्ध तो उन्होंने भी उनके साथ। अब मसला ये है कि अगर अकबर महान नहीं है तो भी महान है कौन? महाराणा प्रताप है ना? अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूं महाराणा प्रताप महान, द ग्रेट सिसोदियाज, द ग्रेट महाराणा प्रताप, मैं लिखूं। तो अब अगर हम महाराणा प्रताप को द ग्रेट महाराणा प्रताप लिखेंगे तो फिर उसके दुश्मन को गद्दार लिखेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के, मैंने एक सवाल पूछा कि चलिए मान लिया अकबर क्रूर, मुगल क्रूर, महाराणा प्रताप महान, तो फिर अगर सवाल एनसीईआरटी में आगे पूछा जाएगा, क्वेश्चन अगर हमने पेपर बना दिया और हमने उसमें लिखा कि बताइए जो गद्दार थे देश के, उनके वंशज किस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, क्या जवाब देंगे आप? बच्चे क्या जवाब देंगे? कि जो उस वक्त गद्दार थे वो आज सब बीजेपी में, सब बीजेपी में। और बड़ी महान बात बताऊं आपसे, जो कछवाहा राजपूत थे, चाहे वो मान सिंह हो, जय सिंह हो, दुष्यंत सिंह हो, बहुत से सिंह हैं, इस सब महाराणा प्रताप के वंशजों, उस वक्त महाराणा प्रताप के खिलाफ थे। अब कछवाहा राजपूत जो अकबर के साथ थे, मुगलों के साथ थे, औरंगजेब के साथ थे, इन सब के वंशज भारतीय जनता पार्टी में सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। और सिसोदिया राजवंश जिसने मुगलों से टक्कर ली, सिसोदिया राजवंश यानी महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, ये लोग की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मुगलों से टक्कर ली, सर नहीं झुकाया, भले ही जंगलों में रहे। सिसोदिया राजवंश 4 बार कहा मैंने, तो सिसोदिया मतलब कछवाहों के जो राजवंश हैं उनको आप डिप्टी सीएम बनाएंगे और सिसोदिया राजवंश के मनीष सिसोदिया को जेल भेजेंगे। वो दूसरी पार्टी में है ना। नहीं बताइए तो मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक। होना तो ये चाहिए था कि जो अकबर के साथी थे वो जेल में होना चाहिए थे। हाँ। उनकी प्रॉपर्टी जयपुर का किला जब्त होना चाहिए था। ईडी सीबीआई सब लग जानी चाहिए। ईडी सीबीआई सब लग जाना चाहिए थी। हाँ। उनके पासपोर्ट जब्त होना चाहिए थे। और मनीष सिसोदिया जो है, इनके जो लोग हैं, हाँ। इनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री। हाँ। महाराणा प्रताप के वंशजों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए,
गृह मंत्री बनना चाहिए, मैं तो साथ में हूं, अगर मुझसे कहा जाएगा मैं बना दूंगा, समर्थन दे देंगे। बिल्कुल भाई, सीधी सी बात है। शिवाजी महाराज की कितनी पूजा होती है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? भोसले खानदान का। शिवाजी भोसले थे। बताइए कितने मंत्री हैं वहां? फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी अगर आसिम बकार कह दें कि साहब शिवाजी महाराज के वंशज को मुख्यमंत्री बना दिए किसी भोसले को, तो कहिए साहब हमको उठा के बंद कर दें। हाँ, बेचारे फिर शिवाजी महाराज के वंशज मेरे लिए लड़ेंगे। वो कहेंगे साहब आपने मेरा नाम तो क्यों लिया, आपने मेरा नाम क्यों लिया हुजूर, ये तो सब दुश्मन है। तो ये है सर मोहब्बत इन लोगों की। मत कीजिए सर, सब राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोहब्बत की आपने बात की, बड़ी मोहब्बत कांवड़ियों से एक तरफ दिखाई जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही है, पाँव धोए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी समय मुझे वो नमाज का एक छोटा सा फ़ोटो याद आ जाता है, जब सड़क पर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए नमाज होती है और पुलिस वाले लातों से धकियाते हैं। वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की। तो ये वक्त बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा सर? आज भी मैं एक बात सुन रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे थे कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। जुलूस और मुहर्रम के ताज़िया को लेकर के जिक्र हो रहा था कि एक त्यौहार के लिए हाई टेंशन लाइन क्यों हटाई जाए या सही क्यों की जाए, इतना ऊंचा क्यों, वो तमाम बातों का जिक्र है। ये क्या देखते हैं आप और क्यों देखते हैं इनको? भाई, जिनके बारे में बात की जा रही है उनके अगवा तो बीजेपी में है। बात समझिएगा। शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कौन है इस वक्त? अली जैदी। अली जैदी किसके दामाद हैं? कल्बे जवाद साहब के, उन्हीं के तो खानदान के दामाद हैं। तो ये सवाल तो आप उनसे पूछिए जाकर। एक फ़ोटो लग गया था खामनेई साहब का, उन्नाव में बड़ा मामला बना था। नहीं, देखिए बात समझिएगा। अगर ट्रम्प का फोटो लग सकता है, ट्रम्प की तारीफ देश में हो सकती है, अगर मैक्रो जो फ्रांस वाले हैं इनकी तारीफ हो सकती है, अगर मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ हो सकती है, तो ईरान के राष्ट्रपति की और उनके नेताओं की भी हो सकती है। खामनेई साहब पॉलिटिकल लीडर नहीं है, खामनेई साहब धार्मिक रहनुमा है। और खामनेई साहब ने कभी आज तक भारत के खिलाफ नहीं बोला, भारत के बारे में नहीं बोला, भारत पे तंज नहीं किया, मोदी के खिलाफ नहीं बोला, अमित शाह के खिलाफ नहीं बोला, कभी भी खामनेई साहब ने हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोला, कभी खामनेई साहब ने भारत को धमकी नहीं दी। हमेशा उन्होंने प्यार का संदेश दिया है भारत के लिए। भारत भी मानता है कि ईरान हमारा मित्र देश है। तो मित्र देश के अगर लीडर के लिए कुछ बात बोली जा रही है तो बोल सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हम खामनेई साहब के साथ बोल रहे हैं तो हमारे तो धार्मिक उनसे राब्ता है, मिलाप है, हमारा राब्ता उनसे, हमारे जज्बात जुड़े हैं उनसे, हमारे इमोशंस जुड़े हैं खामनेई साहब से। लेकिन इनके नेतन्याहू से कौन सी रिलेशन है जो इजराइल जिंदाबाद करते हैं ये लोग? ये सिर्फ विरोध इसीलिए कर रहे थे कि नहीं, जवाब दीजिए। नहीं सर, अब आप बात ना काटिए। मैं पूछ रहा हूं, हमने तो अपने रिलेशन बताए खामनेई साहब से कि खामनेई साहब हमारे मजहबी रहनुमा है। खामनेई साहब से हम लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं। लेकिन नेतन्याहू से इनके क्या रिश्ते हैं और इजराइल से इनके क्या रिश्ते हैं जो इनकी तारीफ करते हैं? जाइए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। भाई क्यों तुम नेतन्याहू के साथ हो? तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मामू हैं, फुप्पा हैं, चचा हैं, कौन है? तुम्हारे धार्मिक रिलेशन हो, इमोशनली रिलेशन हो, साबित कर दो, मैं मान लूंगा। भाई आप क्यों जुड़े हुए हैं? हमने तो बता दिया हम खामनेई साहब से क्यों जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? और जुड़े रहने दिए, उसकी कोई टेंशन नहीं होती है सर। सामने वाला कुछ कह रहा है, कहते रहने दीजिए, आपके जो दिल में वो कीजिए ना।
लेकिन जो यहाँ के भी रहनुमा हैं उन लोगों ने भी इस मसले को सिर्फ दिखा दिया कि हाँ हम खामनेई साहब के साथ हैं, वो बैनर हटना चाहिए था। डरते हैं लोग। सरकारी मुसलमान भी तो बहुत से हैं। सरकारी मुसलमान समझते हैं ना, हैं? हाँ, एक मुसलमान है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, एक मुसलमान सरकार को मानने वाले। भाई सरकारी मुसलमान का काम क्या है? जिस भी पार्टी की सरकार आएगी वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आज भी बहुत से सरकारी मुसलमान हैं। आज से 14 साल पहले सन 680 में भी बहुत से सरकारी मुसलमान थे करबला में। वो जो मुसलमान करबला में थे, एक दीन के लिए लड़ रहे थे, दूसरे सरकार के लिए लड़ रहे थे। जो अपने नाना का दीन बचाने के लिए लड़ रहे थे वो थे मोमिन, और जो सरकार की हिफाजत कर रहे थे वहां वो थे मुनाफिक। तो क्या उन जो सरकारी मुसलमान थे करबला वाले, क्या उनकी वजह से जो करबला के शहीद हैं उनको आज याद नहीं किया जाता है? आज भी वो जिंदा है। तो आज भी सरकारी मुसलमानों को करने दीजिए सर। उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकली सिनेरियो है इस समय, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बनाया जा सकता है, और योगी जी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो लेवल मिलाया जाए। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा हो जाऊं? आपकी राय जानना चाहते हैं, कैसे देखते मैं क्यों राय दूं? मैं तो चाह रहा हूं बहुत बढ़िया है, चलता रहे, 5-6 और मौर्य आ जाएं बीजेपी में। और पाठक जी का नाम क्यों नहीं लिया आपने? पाठक जी थोड़ा मुझे लगता है कमजोर पड़ गए। ब्राह्मण है ना वो बेचारे। जी चलिए और आगे। अभी यूपी में ब्राह्मणों की बहुत वक्त है नहीं, आपको लगता है? आपके पास जानकारी ज्यादा है? नहीं, आपकी राय क्या है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आप अपना नजरिया बताइए। नहीं, ये जानकारी आपने अच्छी दी मुझे। अच्छा, ये बात जो कही जाती है कि ये योगी जी का दिल्ली में टकराव रहता है, बात नहीं होती, या आपसी जो चीज़ें हैं वो बहुत फुल फ्लैश में नहीं है, कुछ खैर खबर है आपको? नहीं, ये बीजेपी वाले बताएंगे आपको, वही बताते हैं। बहुत से बीजेपी वाले सब चर्चा करते हैं, बहुत बीजेपी वाले। हाँ, जो योगी जी की तरफ हैं वो उनकी बुराई करते हैं, दिल्ली वालों की, और जो दिल्ली वालों की तरफ है वो इनकी बुराई करते हैं। आपके पास ज्यादा कौन आता है? हमारे पास 2 कान हैं, हम दोनों की सुनते हैं। अच्छा, आसिम इनकी भी सुनते हैं, इनकी भी सुनते हैं। आसिम वकार साहब टीवी मीडिया के एंकरों से इतना खार क्यों खाए रहते हैं टीवी पे? मतलब ऐसा क्यों होता है कि एंकर की अगर आसिम वकार डिबेट में हो और 2-4 बार वो ना खराब हो तो फिर मामला ही नहीं बन पाता? ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है मैंने तो कभी किसी को आज तक कुछ कहा ही नहीं अपनी तरफ से। मुझे बताइए, अब मसला ये है कि खरबूजा चाकू पे गिरा है, चाकू खरबूजे पे, कट्टा खरबूजा ही है। वो जो हैं एक जो कहते हैं थोड़ी मर्यादा तो रखिए, आपने उनकी तो कोई मर्यादा नहीं रखी। मैं देखता हूँ हर डिबेट में आप जो हैं बिल्कुल उनको उधेड़ फेंकते हैं। नहीं, मैं रखता हूँ सर, मर्यादा इतनी रखते हैं। टीवी एंकरों का ऐसा क्या, मतलब आप मौजूदा मीडिया को कैसा देखते हैं? खास करके वो जो अल्फाज रवीश कुमार ने दिया गोदी मीडिया को। देखिए, चिंगारी होती तभी धुआं उठता है, तो है तो कुछ मामला, तो कुछ है। क्या? देखिए, पहले जो लोग हुआ करते थे वो अपनी तनख्वाह में ही संतुष्ट होते थे, हर विभाग में कि उनकी जितनी तनख्वाह होती थी उसमें संतुष्ट होते थे। और जो पहले के पत्रकार होते थे उनका बेचारे का कुर्ता एक झोला, खांटी पत्रकार होते थे। आज झोला भी चला गया, कुर्ता भी चला गया। आज टाई आ गई और फॉर्च्यूनर आ गई और BMW आ गई। तो फर्क तो, जब खर्चे बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है सर। तो ये डिमांड वहाँ होती है, सप्लाई वहाँ से आती है, इसलिए ये उधर की लाइन बोलते हैं। मैं पत्रकार नहीं हूँ सर, मैं पत्रकार नहीं हूँ।
आप बहुत मंझे हुए पत्रकार नहीं है, लेकिन आप बहुत मंझे हुए नेता हैं। नहीं, मैं अंदर की बहुत खबर रहती ना आपके पास। मैं पत्रकार नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि किसके पास छोटा मकान है और किसके पास बड़ा मकान है। दिल्ली तक बहुत को तो सर मैं जानता हूँ इंग्लैंड में भी रहते हैं। चलिए आगे पूछिए। तो 27 कैसे देख रहे हैं आप, क्या दिखता है चुनाव में? 27 में अभी टाइम है। 27 में टाइम है अभी, और 27 की तैयारियां सब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के बाद तैयारियां और तेज हो जाएंगी यूपी में। यस। और ये जो भी पंचायत चुनाव बीच में पड़ेगा, इसका कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पंचायत चुनाव का असर पड़ता है, और पंचायत चुनाव मुझे लगता है कि असर डालेगा, ठीक असर डालेगा। ये डिसाइड करेगा 27 को। ये जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, जयंत चौधरी हों, आप इनकी पॉलिटिकली लड़ाई और इनके राजनीतिक भविष्य को उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं? आपने एक नाम लिया, ओम प्रकाश राजभर। आप राजभर कह रहे थे उनको, मेरे हिसाब से वो रात भर हैं। ये तो अखिलेश यादव भी। हाँ, बिल्कुल। वो सुबह उठते हैं तो रात में कुछ होते हैं, सुबह कुछ होते हैं। उनका कोई ठीक नहीं है, कब किसके बारे में क्या बोल दें, किसके साथ चले जाएं। भाई जिस वक्त 2022 का चुनाव हो रहा था, मैं समझता हूँ कि राजभर साहब ने माँ बहनों की गालियों से नवाजा था। नवाजा था नहीं, और कोई मंच ऐसा था जिसपे उन्होंने कहा ना हो। दो लोगों को लगा था कि एक सब जहाँ चले जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे। तो एक साहब से मैंने पूछा क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? कहने लगे अगर ये जाना भी चाहेगा तो बीजेपी वाले इनको नहीं लेंगे। हमने क्यों? कहने लगे बहुत मजबूत किरदार के लोग हैं वो, गाली खा के नहीं लेंगे। तो हमने बड़ा कॉन्फिडेंस है बीजेपी के बारे में आपको। फिर एक दिन मिल गया मुझको, तो मैंने कहा वो मजबूत किरदार कहाँ गया? वो उसी पार्टी के तो नहीं थे? अब उसी पार्टी के थे, उसी खानदान के थे। बताइए, ना चाहते हुए भी नमस्ते करना पड़ रहा होगा उनको। नमस्ते नहीं करना पड़ा, वो पैर भी छूते होंगे बहुत से लोग। तो सब चलता रहता है। राजनीतिक शुचिता मतलब खत्म हो गई बिल्कुल। देखिए, राजभर ने धोखा दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, खासकर जहूराबाद के लोगों को। जहूराबाद के लोगों ने जो वोटिंग की थी वो बीजेपी के खिलाफ की थी। भाई वो तो बीजेपी को गाली बक के चुनाव लड़ रहे थे। जयंत चौधरी साहब ने भी यही किया था। जयंत चौधरी भी जो वोट जितना पाए हैं वो बीजेपी के खिलाफ पाए हैं। उनको जो वोट दिया है लोगों ने वो बीजेपी के विरोध में दिया है, और जिसके विरोध में वोट पड़ा वो उसी के साथ जाके खड़े हो गए। तो जनता को कैसे मुंह दिखाएंगे? अगला चुनाव उस जहूराबाद से नहीं जीत सकते। और यही हाल जयंत चौधरी का पश्चिमी यूपी में भी रहेगा। यही हाल उनका भी रहेगा, जयंत चौधरी जी का पश्चिमी यूपी में, क्योंकि उन्होंने भी अपने लोगों को धोखा दिया है। तो ये आपको टिकना चाहिए था। अगर आपको वोट मिला है बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो आपको उसका पालन करना चाहिए था। इतना तो सम्मान करना चाहिए वोटर का। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये चुनाव इधर से लड़ लें फिर उधर सरकार बनती दिखे तो ये अपना झोला भी बहुत दिन नहीं चलेगा सर, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। और मुझे लगता है अगर अबकी से अखिलेश जी ने इन लोग को गठबंधन में शामिल करने की कोशिश की तो जनता अखिलेश जी को भी वोट नहीं देगी। इसीलिए अखिलेश यादव सिर्फ एक बड़ी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं, कांग्रेस से गठबंधन कर लें, यहाँ थोड़ा फायदा हो जाए, फिर जब राष्ट्रीय स्तर पर जाए तो थोड़ा उधर लाभ मिल जाए दूसरे। देखिए मैं बताऊं आपसे, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। इमरान मसूद साहब के सगे भाई का एक इंटरव्यू, एक भाषण में देख रहा था, नौमान मसूद का। उन्होंने हजर अस्वद की तुलना किससे की थी? आपने सुना है वो? नहीं सुना है भाई। वो भाषण में बोल रहे थे कि हजर अस्वद जो अरब में है वो इनके यहाँ, आपके यहाँ शिवलिंग होता है, और हजर अस्वद की तुलना उन्होंने कर दी नौमान मसूद ने। इमरान मसूद के सगे भाई हैं। इमरान मसूद को चाहिए कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, और उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, इसका मतलब वो अपने भाई के गुनाह में शरीक हैं।
शरीक है इमरान मसूद अपने भाई के गुनाह में। कहीं ना कहीं वो इस विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको लगता है कि अगर गठबंधन से चुनाव न लड़ते तो इमरान मसूद का भी जीत पाना मुमकिन नहीं था? ये बात ही अलग है। ये मैं नहीं जानता जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, अगली बार क्या होगा। जीत गया वो अलग की बात है, लेकिन मैं इमरान मसूद साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप खुद भी माफ़ी मांगिए मुसलमानों से और अपने भाई से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मंगवाइए। ये अच्छी बात नहीं की है उन्होंने, ये चोट लगी हमारे दिल पर। या आप हजर अस्वद का मुकाबला कर देंगे तो आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क है जो कहते हैं कि वहाँ भी काबे में भी शिवलिंग है, वो कहते हैं ना। तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? आपने उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया है और उसके बाद में आप मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं। काहे के रहनुमा है आप? जो आदमी हजर अस्वद के खिलाफ, जो आदमी दीन के खिलाफ, वो मुसलमानों का साथ कैसे हो सकता है? और कभी मंच पर मुझे मिल जाएंगे सामने आमने तो मैं तो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मंगवाऊंगा और मांगना पड़ेगा उनको। क्यों नहीं मांगेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को चाहिए सड़क पर आए उनके लिए और उनसे कहें कि आप माफ़ी मांगिए। मैं तो खाली माफ़ी की बात कर रहा हूं। मैं माफ़ी में ही उनको छूट दे रहा हूं कि माफ़ी मांग लीजिए, बच जाइए। उनके भाई को तो चाहिए कि दोबारा से कलमा पढ़ें। ऐसे होता है सर, सियासत में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। दूसरे मजहब के बारे में आप मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए। हमारे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हम लोग को सीख है कि कभी भी किसी दूसरे मजहब को बुरा मत कहो। ये सीख है। जिस शहर में रहिए वहां का जिस धर्म है उसको मानिए, जो निजाम है उसको मानिए। लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि अपने मजहब को भी गाली ना बको, अपने मजहब को भी नीचा मत करो। तो ये तो ठीक बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि मेरा ये इंटरव्यू शायद इमरान मसूद साहब तक पहुंचे तो वो नाराज़ हों, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलें। लेकिन सर मुझे अल्लाह क्या जाना है और इमरान मसूद साहब को भी जाना है। तो यहाँ चाहे जितनी गाली बक लीजिएगा हजरत आप, चाहे जितना बुरा भला कह लीजिएगा, मुझे जो दिल चाहे कहिए, लेकिन मुलाकात मेरी और आपके भाई की वहीं होगी, हश्र के मैदान में। तब भी मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगा इस बात पर कि आपने अपने भाई को रोका क्यों नहीं, उससे माफ़ी क्यों नहीं मंगवाई और आपने माफ़ी क्यों नहीं मांगी। अब हम लोग पॉडकास्ट के एक सेगमेंट में आएंगे, कुछ नेताओं के हम नाम लेंगे जी और आप उनके बारे में एक शब्द में उनको डिस्क्राइब करेंगे। कर देंगे साहब। ठीक। पहला नाम है नरेंद्र मोदी जी। डिक्टेटर। अमित शाह जी। सुपर डिक्टेटर। राहुल गांधी। लर्निंग पीरियड में भी। प्रियंका गांधी। नेता हैं, ठीक है। योगी आदित्यनाथ। हाफ धर्मगुरु, हाफ पॉलिटिशियन। केशव प्रसाद मौर्य। डीसीएम। डीसीएम मतलब वो डीसीएम नहीं, एक डीसीएम चलती भी है। क्या होती बहुत सारे लोग नहीं जान रहे, बस सब समझ जाएंगे। आपके पसंदीदा ब्रजेश पाठक। मेरे पसंदीदा नहीं है सर। मेरे पसंदीदा कहाँ हो गए? ये कैसे आपने कहा? अरे लखनऊ विधानसभा मध्य के विधायक हैं। मैं मध्य में नहीं रहता। हाँ। तो ब्रजेश पाठक जी खुद बेचारे इस वक्त अपने पसंदीदा नहीं है। वो अपने के लिए चक्कर में लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जीविका और अपने पद की लड़ाई और मंत्रालय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप क्यों उनका नाम ले रहे हैं? अखिलेश यादव। अब कर रहे हैं, राजनीति करने दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी। बेस्ट पर्सन, बेस्ट लीडर और बेस्ट एमपी, बेस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत कुछ उनके बारे में, वो उनकी तो गिनती सबसे ऊपर है। मायावती। क्यों खामोश हैं पता नहीं।
पता नहीं क्यों खामोश हैं। मैं तो बहन जी से कहूँगा कि आइए सड़क पर निकलिए और फिर से अपने तेवर दिखाइए। ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश रात भर। चंद्रशेखर। नहीं, उनको नेता नहीं मानता मैं। उनमें अभी 20-25 साल लगेंगे। वो नाम क्यों ले लिया आपने? स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैंने कभी भी बहैसियत पॉलिटिकल लीडर नहीं देखा। संजय निषाद। वो तो ठीक से निषादों के भी नेता नहीं है। अच्छा, अब मैं कुछ टीवी एंकरों के नाम ले लेता हूँ, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं वो बताइए। हाँ। क्योंकि आप नेता जो हैं वो टीवी वाले ज़्यादा मशहूर हैं। हाँ। नविका कुमार। नाविका कुमार बढ़िया है, बहुत अच्छी एंकर है। रूबिका लियाकत। वो भी बहुत बढ़िया है। अंजना ओम कश्यप। हाँ, वो इन दोनों से अच्छी हैं। अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी। उनके बारे में तो उद्धव ठाकरे से पूछिए, और अर्णव गोस्वामी से उद्धव ठाकरे के बारे में पूछिए। दीपक चौरसिया। दीपक चौरसिया अब एंकर कहाँ है? एक अभी नया चैनल फिर ज्वाइन किया उन्होंने। तो अभी मैंने देखा नहीं, जब देखूंगा तब बताऊंगा। पुराने एक्सपीरियंस भी हैं उनके। नहीं, जब वो दवा नहीं लेते थे तब तो ठीक थे। वो सारी प्रॉब्लम उनके साथ दवाई ने खड़ी कर दी है। हाँ, दवा उनको छोड़ना पड़ेगी। रवीश कुमार। मैं उनको जानता हूँ, मैं उस वक्त देखा करता था उनको जब अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था। तो उस वक्त दीपक चौरसिया को देश देखता था। हम लोग भी देखा करते थे। लेकिन फिर बीच में खबर आई कि वो दवा लेने लगे। दवा। फिर बीच में खबर आई कि वो बजाय 3 टाइम के वो 8 टाइम दवा लेने लगे। फिर खबर आई कि वो सुबह चाय की जगह दवा लेने लगे। फिर खबर आई कि दवा बहुत नुकसान करने लगी। बिग बॉस चले गए। तो हाँ, तो सर आप दवा लेना बंद कर दिया। बढ़िया आदमी है रवीश कुमार। बहुत अच्छे इंसान है। मैं समझता हूँ कि रवीश कुमार ने मिसाल कायम की है और उनके जैसा सबको होना चाहिए। अमीश देवगन। नहीं, अब आप मर्यादा में रहिए। अब आप मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। अब आप नहीं, मर्यादा में रहिए। अब आप अच्छे इंसान है। रजत शर्मा। रजत शर्मा, वो तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ सरकार के लिए करते हैं, लेकिन कोई कह नहीं पाता उनको। लगता है उनको भी राज्यसभा जाना है, इसलिए ये बात आप कहिएगा। लाइन लेंथ पे बल्लेबाजी कर। नहीं, ये बात जा सकते नहीं जा सकते हैं। ये नहीं, आपकी राय क्या है? नहीं, मेरी कोई राय नहीं सर इस मामले में। मैं खुद चला जाऊं यही बात है। मौजूदा वक्त के टीवी इंडस्ट्री के जो आपको बड़े चेहरे दिखते हैं, आपको लगता है इनमें से किसी एक को कभी कोई पार्टी, नॉट इवन अभी की बीजेपी, आने वाली वक्त में कभी सत्ता बदली तो कांग्रेस, आरजेडी, कोई दुनिया में भेज सकता है सर? नहीं सर, अगर मुझसे किसी ने पूछा मैं कहूँगा पहले तो मुझे भेजो। फिर मैं राय दूंगा कि फिर मैं राय दूंगा। ये बताइए, कितना धार्मिक हैं आप? कितना अपने आप को मानते हैं कि मैं कितना रिलीजियस हूँ? नहीं, रिलीजियस तो मुझे लगता है कि हर आदमी को होना चाहिए। क्यों? बिल्कुल होना चाहिए। बिना रिलीजन के, बिना रिलीजियस हुए आप समाज में एक कदम नहीं चल सकते। जब आप रिलीजन का पालन करते हैं, वो आप रिलीजियस हो जाते हैं, तो आप गुनाह नहीं करते। आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप बेईमानी से बचते हैं, आप टिकट नहीं बेचते हैं। फिर समझिएगा, जिसमें जो रिलीजियस होगा उसमें खौफ खुदा होगा। जो रिलीजियस होगा वो हर गलत के बात करने से पहले अपनी अंतरात्मा से पूछेगा। मैं समझता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने धर्म हैं दुनिया में, सबको रिलीजियस होना चाहिए अपने मजहब के हिसाब से। पिक्चर देखते हैं ना? बहुत देखता था पहले, बहुत। हाँ, वही जवानी के दिनों में जब मुलायम सिंह की जनसभाएं नहीं होने देते थे। नहीं, देखिए वो बुरी बात नहीं है सर। हाँ।
नहीं मैं जनरल पूछ रहा हूँ। हाँ, बुरी रिलीजन वाला सवाल अलग था। ये मतलब ये कि मौका मिलता है हॉल पे फिल्म देख लेते हैं या ओटीटी पर अब नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता, अब नहीं मिलता सब। आखिरी फिल्म कब देखी थी, याद है कुछ हॉल पे? नहीं, आजकल तो मुझे एक बहुत बढ़िया एक्टर, मतलब उनकी एक फिल्म है, वो मैं 2-3 बार रिपीट कर लेता हूँ। कौन? नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। फिल्म कौन सी? वो उसी फिल्म से फेमस हुए हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर। गैंग्स ऑफ वसेपुर। कोई डायलॉग याद है गैंग्स ऑफ वसेपुर का? इतनी बार नहीं, इस पे ना बुलवाइए सर। फैमिली को समय दे पाते हैं अपने पॉलिटिकली इन तमाम चीज़ों? फैमिली फर्स्ट है, फैमिली को टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। और जो लोग फैमिली को टाइम नहीं देते हैं वो देश को टाइम नहीं दे सकते। दे रहे हैं 2 लोग टाइम पूरा देश को? नहीं, वो अडानी को दे रहे हैं। कहाँ देश को दे रहे हैं सर, बताइए मुझे। पूरा समय दे रहे हैं देश अडानी जी को। दोस्तों से अडानी जी, अंबानी जी, दैट्स ऑल। दोस्तों से, पुराने दोस्तों से बातचीत होती, बैठकी होती। उनको वक्त भी दे रहे हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं सर, उनको व्यापार भी दे रहे हैं, उनको लोन भी दे रहे हैं, कुछ लेके भागे भी जा रहे हैं। अब सब दे तो रहे हैं उनको, दोस्तों को। आसिम वगैरह अपने दोस्तों के साथ वक्त देते हैं? बिल्कुल देते हैं सर, बैठकी होती है। बिल्कुल। वो मेरे तो बहुत पुराने दोस्त हैं सब, हम लोग 3रे 4थे क्लास के, 5वें क्लास के, 6ठे क्लास के, हमारे तो सब पुराने दोस्त हैं। जो दोस्त हैं वही हैं आज। आप लखनऊ के हैं, जवानी बचपना सब इधर ही गुजरा है, तो लखनऊ वाले पार्क जब जाना होता है तो कहाँ जाते हैं फिर? देखिए, लखनऊ वाले कभी मैं नहीं बोलते, हाँ, हम बोलते हैं। हाँ। अगर सिंगलर भी है तो सिंगलर वर्ड भी उनका हम होता है। अच्छा। हाँ, कभी आप गौर कीजिए, हम आएंगे, हम जाएंगे, हम खाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे? पारिक जाएंगे। ये लखनऊ की ज़ुबान है जो कभी मुझे लगता है कि आप शहर चले जाइए, हम लोग बाहर रहते थे तो हम लोग कहते थे, हमारे घर दोस्त आया, उसने पकड़ीस और मारिस। नहीं, ये मैं बताऊं आपसे, ये लैंग्वेज हम लोग क्या नहीं है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं है। ये थोड़ा सा जो आउटर एरिया है उनमें है लैंग्वेज। अच्छा, हाँ। तो पॉडकास्ट के अंत में हम लोग आए हैं हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए, अपने और हमारे फॉलोअर को। शादाब भाई एक बढ़िया इंसान हैं, बढ़िया पत्रकार हैं, और मुझे उम्मीद है आगे भी बढ़िया रहेंगे। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि आप मेरा वीडियो, मेरा इंटरव्यू देखिएगा या ना देखिएगा, इनका चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वरना ये फिर अगली बार आएंगे नहीं मेरे पास। तो मैं राज्यसभा जा पाऊंगा? कभी जीवन में नहीं जा पाऊंगा। फिर आप वही सवाल पूछें, पहले मुझे जाने दीजिए। तो हम दोनों जाएंगे, पहले आसिम भाई जाएंगे, फिर उसके साथ हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, हमें अपना वक्त देने के लिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा, हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी राय, आपके विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।